मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस हिना इकबाल, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ जो है वो बतौर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के किया और फिर अपनी तालीम और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पर प्रिंसिपल के ओहदे तक फायज़ रहीं और खुदा ने उनको उनकी मेहनत का फल दिया और आज वो शहर लाहौर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं और आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मिस हिना इकबाल, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में। थैंक यू काशिफ भाई, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। लेकिन सबसे पहले मसीह यस्सु को मैं, जब मसीह यस्सु के कादिर नाम को जलाल के, जिससे मुझे इस काबिल बनाया कि मतलब लोग मुझे इनवाइट कर सकें और मेरी स्टोरी सुन सकें। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं और अपनी ज़िंदगी की कुछ जो अहम बातें हैं, अपनी कामयाबी की जो बातें हैं, वो शेयर कर सकूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको और बरकत दे। मिस हिना इकबाल, प्लीज़ अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, अपनी चाइल्डहुड के बारे में, अपनी स्कूलिंग के बारे में ज़रूर बताएं। जी, चाइल्डहुड के बारे में तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो हमारी एक्चुअली मतलब जैसे हम लोग अभी बहुत छोटे थे तो मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे फादर जो थे वो रिक्शा ड्राइवर थे और उनकी किसी गाड़ी से टक्कर हुई रिक्शे की और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। तो तब तो हम बहुत ही छोटे थे, अभी हमें कोई समझ नहीं थी। तो मतलब एक ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ कि हम बहुत मुश्किल था हमारा जो दोबारा से इस हाँ जी रिस्टोर होना और दोबारा से ज़िंदगी की तरफ आना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है फिर गुज़रता गया। तो मेरे भाई जो थे वो स्कूल्स में जाते थे। तो मतलब हम सारे बहुत छोटे थे, अभी कोई इस लायक नहीं था कि वो कोई काम वगैरह कर सके। लेकिन फिर फादर की डेथ के बाद ज़ाहिर सी बात उन्होंने घर संभाला, मेहनत मज़दूरी उन्होंने की। मैं चूँकि सबसे छोटी थी तो उनका फ़ोकस ये था कि मैं जो है वो पढ़ जाऊँ। तो हम छोटे बहन भाई हैं 2। लेकिन फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बड़े होते गए, स्कूलिंग तो हमारी चलती रही बस किसी भी तरह से। उसके बाद ये है कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो फिर मेरी मदर की डेथ हुई और वो एक उससे भी बड़ा हादसा था हमारी फैमिली के लिए कि आपको पता है कि माँ बाप के बगैर जो है ज़िंदगी बहुत टफ़ होती है। फैमिलीज़ में आप तभी तक बहुत ज़्यादा लाडले या दादकों में, ननियाल में कह लें, जब तक आपके माँ बाप सर पर हैं। बहुत कुछ हमें फ़ेस करना पड़ा। लेकिन मेरी जो मदर थी वो बहुत ही मैं कहती हूँ कि ईमानदार औरत थी, जिन्होंने अपनी बेवगी के 18 साल जो थे वो हमें दिए, 18 साल। और इस मतलब इतनी उन्होंने हम पर तवज्जो दी कि बहुत ही वो हलीम थी, बहुत ही सादा और जिसे कहते हैं इंतहाई शरीफ। और वो एक मतलब कभी उन्होंने स्कूल नहीं वो गई, अनएजुकेटेड थी टोटली। लेकिन यह है कि उनका फ़ोकस था, वो हमेशा सबको कहती थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी, मेरी बेटी ऑफ़िसर बनेगी, कि जो हालात मैंने देखे हैं वो मेरी बेटी ना देखे। और मेरे दिल में ये बात बहुत ज़्यादा घर कर गई। मुझे अपनी माँ का जो था मैंने मान रखना था, तो मैंने अपना सारा फ़ोकस जो था वो मतलब तालीम पर लगाया। ये सेंट फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल में मेरी जो है वो स्कूलिंग हुई। यहाँ से मैंने सेकेंडरी स्कूल पास किया। उसके बाद फिर मैं हमायत इस्लाम कॉलेज में गई, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक में। उसके बाद मैंने बीएड एमएड किया एलिमेंट्री कॉलेज से, ये जो हमारे पास है इधर चुंगी पर। उसके बाद फिर मैंने फ़ॉरेन एमफिल में एडमिशन लिया। साथ साथ ये था कि मैं टीचिंग भी करती रही। कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन साथ साथ मैंने ट्यूशन भी पढ़ाई, टीचिंग भी की। ट्यूशन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई, सिर्फ 2 साल के अरसे तक, क्योंकि खुदा के शायद मैं बहुत ही नज़दीक थी। खुदा ने मुझे ऐसा दिल दिया है कि आज तक खुदा ने जो मैंने खुदा से मांगा मुझे खुदा ने दिया। अच्छा, अभी आपने बताया कि ग्रेजुएशन में जब आप थे तो आपकी वालदा की भी डेथ होगी, तो ग्रेजुएशन के बाद कोई ऐसा फ़र्द था ख़ानदान में जो आपको ख़ास तौर पर सपोर्ट कर रहा था? जी बिल्कुल, वही मैं उसी की तरफ आ रही हूँ कि जो मेरे भाई है सुहेल इकबाल, अब वो पास्टर, उन्होंने अपना चर्च भी खोला हुआ है, अपना बिज़नेस भी करता है। तो वो बस एक मैं कहती हूँ कि एक ऐसा बंदा है मेरी लाइफ में कि जिसने मेरी लाइफ को ज़मीन से उठाकर आसमान पर कर दिया। मैं अपने भाई की इतनी शुक्रगुज़ार हूँ। और सारी मुझे लोग मिसालें देते हैं कि शायद माँ बाप के होते हुए भी लोग उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते ही ना,
जिस मकाम पर तुम्हारे भाई ने माँ बाप ना होते हुए भी तुम्हें पहुँचा दिया। तो मैं कहती हूँ कि मैं शायद सारी उम्र के लिए भी उसका एहसान जो है वो नहीं जता सकती, मतलब उसका चुका नहीं सकती मैं एहसान, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसने तो मुझे सारी उम्र के लिए हर चीज़ दे दी, फेम दे दी, फेम दे मतलब दे दी, पैसा दे दिया, सब जी कुछ, जी। मैं जो चाहूँ वो कर लूँ, जो चाहूँ ख़रीद लूँ। मैं कहती हूँ मैं खुदा के बाद सिर्फ उसकी एहसानमंद हूँ बहुत ज़्यादा, कि शायद वो मुझसे अपनी जान भी मांगे तो मैं दे दूँ। दे और आपको और ज़्यादा तरक्की दे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आप प्राइवेट सेक्टर में, आपने बताया कि एजुकेशन के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में बतौर टीचर तालीम देते रहे, दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे, तो फिर अचानक से गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे आप आ गए? अच्छा, बेसिकली ये भी एक स्टोरी है कि सबसे पहले तो मैं बनना चाहती थी डॉक्टर, हम्म। ठीक है, मेडिकल में जाना चाहती थी। आई डिड एफएससी और अच्छे मार्क्स भी थे, लेकिन चूँकि फाइनेंशियली हम लोग बहुत कमज़ोर थे, तो मैं उस तरफ नहीं जा सकी। उसके बाद मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं सीएसएस कर लूँ। मुझे मतलब शौक़ था कि मैंने बहुत बड़े किसी ओहदे पर फाइज़ होना है और अपनी मेहनत से होना है। उसके लिए भी मुझे प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उसके लिए आपको पता है सीएसएस करना कोई आसान काम नहीं है, आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब जारी रखी। फिर कुछ मतलब मैंने 16 ग्रेड पर अप्लाई किया, मुझे था कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में चली जाऊँ कि मतलब इसके थोड़ी ज़िंदगी संवर जाएगी। 16 ग्रेड पर अप्लाई किया, उसमें भी सिलेक्शन हुई, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं किया एक टीचर बनने को, पता नहीं शायद मुझे खुदा की तरफ से ये नहीं था, तो मैंने वो ज्वाइनिंग ही नहीं दी 16 ग्रेड पर। फिर मुझे था, मेरे जो टीचर्स थे यूनिवर्सिटी के, वो भी कहते थे कि इसने टीचर टूचर नहीं बनना, ये किसी बड़े ओहदे पर जाएगी, हम इसको जानते हैं, इसका दिमाग किसी और टाइप का है, ये ना ऑफिसर ही बनेगी। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि मतलब जब लोगों को बेसिकली जब लोगों को देखती थी, मैं जब बीएड कर रही थी तो मैंने मतलब मेरी क्लास फेलो थी एंड शी वाज वर्किंग एज सुपरिटेंडेंट, ये जो 22 लाहौर के पेपर्स होते हैं, तो मैं उसको ना बड़ी मतलब एक प्राउड से देखा करती थी, हसरत से, कि ये देखो ये सुपरिटेंडेंट बने, कितने अजीम लोग हैं। और तब मतलब मुझे ये नहीं पता था खुदा के क्या मेरे लिए प्लान्स हैं। तो अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब ये 2018 में मेरी एज अ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिलेक्शन हुई, जब मैं अपनी सीट पर बैठी, और जब फिर 22 मैं लाहौर, मेरी गुजरांवाला की फ़र्स्ट जो पोस्टिंग थी, तो जब गुजरांवाला के इंटरमीडिएट के और ये सेकेंडरी एजुकेशन के पेपर्स हुए, तो जब सुपरिटेंडेंट की मतलब उनको अलाउ किया गया, उनकी सेंक्शन के लिए मेरे पास पेपर्स आए, तो मैं बहुत हैरान हुई। सीट है कि मैं अब सुपरिटेंडेंट मैंने भेजनी है, मेरे मतलब साइन से जाने हैं। तो यकीन करें कि खुदा ने बहुत बढ़कर दिया, बहुत ज़्यादा, मतलब सोच से बढ़कर दिया। और ये कि मतलब सबको मैं बताती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं अभी आपने ये कैसे इम्तहान पास कर लिया, मैंने कहा अभी मैंने तो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान 3 दफ़ा पास किया, और ये बड़ा खुदा का फ़ज़ल है। और उसकी शायद यही वजह है कि मेरा जो वो लगाव था, मतलब एक तो मैं बहुत कमिटेड हूँ खुदा के साथ, दूसरा ये है कि मैं इन डेप्थ स्टडी करती हूँ। मैंने जो पढ़ा है, अगर आप आज भी मुझसे पूछेंगे ना कि मैंने 2 क्लास में क्या पढ़ा था, मैं वो भी आपको बता दूँ। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू हुआ था, ये जो 2016 में ये हुआ है, तो यकीन करें मेरे उन्होंने एफएससी की सनद सामने रखी, और फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, हालांकि लोग भूल जाते हैं 10-12 साल के बाद, किसको याद रहता है मैंने क्या पढ़ा, लेकिन मैं चूँकि टीचर थी, मैं टीचिंग भी कर रही थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ा भी रही थी, और दे वर रियली इम्प्रेस्ड कि भाई ये इसको तो सारा कुछ आता है। उन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे, फिज़िक्स के, तो बस ये कि इन डेप्थ स्टडी जो है वो बच्चों को करनी चाहिए, जो भी हमारे फ्यूचर के, ज़ाहिर सी बात है, ममार है। तो अगर आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, फिर आपको ये जो सिलेक्टिव स्टडी है ना, ये आपको नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैंने देखा है कि बच्चों के, कल की बात है, मेरी अपनी वहाँ पर एक कोलीग है, उसने वो 17 के पेपर देने थे, आज उसका पेपर था एजुकेशन का, मुझे कहती है आपने कैसे स्टडी की थी, मैं कौन सी बुक खरीदूँ। मैंने कहा मैं तो कभी कोई बुक नहीं खरीदी, मैं तो जो पढ़ा बस अपनी लाइफ में बस वही पेपर्स देती रही, क्योंकि इस तरह से तो कभी होता नहीं ना कि आप एकदम से वो कितने देखें, उसके अंदर कोई पता नहीं 2000-3000 क्वेश्चन होता है, तो उसको आप सर्कल करके कहाँ तक याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिस्टर हिना, प्लीज़ हमारे नाजरीन को बताएं, कहा जाता है कि जो बड़ी ताकत है वो अपने साथ बड़ी ज़िम्मेदारी भी लेके आती है, तो आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे, बहुत बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं लाहौर में, तो आपको क्या लगता है कि बड़ा ओहदा या बड़ी पावर जो है वो अपने साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं? लोग कहते हैं बिग पावर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% दुरुस्त है। इंसान को बड़ा शौक़ होता है कि मैं बहुत बड़े ओहदे पर जाऊं, लेकिन जब वो सीट पर बैठता है तो फिर पता चलता है
कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। अब मेरी टाइमिंग्स जो हैं वो 9 से 4 है वैसे ऑफिशियली, लेकिन हम रात 10-10 बजे तक भी बिज़ी होते हैं। डीसी के साथ मीटिंग्स हो रही होती हैं, हमारी एसी के साथ मीटिंग्स हैं, सीओ साहब के साथ मीटिंग्स हो रही होती हैं। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद मेरे ऊपर ही आई हुई हैं, हालांकि सब बाकी डेप्यूटीज सीओ साहब सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाकई ये बात है। लेकिन बस ये है कि चलिए हम मुल्क को सर्व कर रहे हैं, इससे बड़ी बात तो नहीं कोई हो सकती। लेकिन ये चीज़ सच है कि बीइंग अ फीमेल आपकी फैमिली इग्नोर होती है। मेरी बेटी है, वो अक्सर मुझे कहेगी मामा जल्दी आ जाना, मामा सुबह लेट चले जाओ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। ये चीज़ें जो है वो बहुत मतलब एक क्लिक करती हैं, हार्ट टचिंग है। लेकिन यह है कि फिर जब खुदा ने देखे ना, पहले जब हम खुदा से प्रेयर करते हैं कि मुझे कोई ओहदा दे दो या मुझे कोई फेम दे दो सब कुछ, और जब खुदा दे दे तो फिर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है। मिस हिना, ये बताएं कि अब जब आपके ऑफिस में हमारे मसीही लोग आते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है? क्योंकि हमारे मसीही लोग अमूमी तौर पर जब ऑफिस में जाते तो हमारा ख्याल या क़यास यही होती है कि हमें वहाँ जो है गैर मसीही ऑफिसर्स का ही मतलब को देखना को मिलेंगे। लेकिन जब लोग आपके ऑफिस में आते हैं, उनको पता लगता है कि आप क्रिश्चियन हैं, तो उनके कैसे तासरात होते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको 2 बातें शेयर करना चाहूँगी कि एक तो मेरा स्टाफ मुस्लिम है सारा, मुस्लिम स्टाफ है सारा। और सबसे पहले ये बात बताऊँगी कि वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। उन्होंने मुझे 50 दफ़ा कहा कि जी मैडम आप हमारे मतलब पहली जो है वो क्रिश्चियन हेड आई हैं, और यकीन करें हम आपसे इतने इम्प्रेस हैं कि आपके अंदर इखलाकियात बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि जितनी भी पहले हेड आई हैं वो इस तरह से बात नहीं करती थी, इस तरह से लोगों के मसाइल हल नहीं करती थी जिस तरह से आप लोगों को इज़्ज़त देती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो क्रिश्चियन स्टाफ है, नॉर्मली जो हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है नीचे का, वही ज़्यादा क्रिश्चियन स्टाफ है। लेकिन वो जब आती हैं तो मैंने उनको मतलब एक फ्री हैंड दिया हुआ, मैंने कभी नहीं उनके साथ ऑफिसर बन के बात की, क्योंकि पहले ही हम लोग इतने मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है। तो वो लोग आते हैं, वो मतलब सलाम करते हैं, स्पेशल कहेंगे मैडम हम आपको सलाम करने आएंगे, आप हमारी कम्युनिटी से हैं, आप हमारी बहन हैं। तो मैं उनको बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ। मैंने कभी नहीं ये कहा कि ये क्लास 4 का बंदा ये झाड़ू देता तो मैं इसकी बहन नहीं हूँ। ये तो खुदा का फ़ज़ल है। देखें, खुदा ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया, खुदा ने मुझे इस घराने में पैदा कर दिया, या खुदा ने मुझे इतना सपोर्टिव भाई दे दिया, खुदा ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दे दी कि मैं इस मकाम तक आ गई। तो उन लोगों का कसूर नहीं है, जिन उनको कसूरवार तो नहीं ठहराएंगे जिनको ये इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिली या इतने अच्छे सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिले। डिफरेंस तो बस यहीं पर आता है कि हम किन फैमिलीज़ में पैदा होते हैं। तो मैं उनको बहुत ऑनर देती हूँ और बड़ा प्राउड फील करते हैं वो लोग। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब आप जिस तरह आपने बताया कि आप भी एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप क्या समझते हैं हमारी मेजॉरिटी जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान में या लाहौर में, हम मेजॉरिटी जो हैं वो इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जिस तरह आप आज एक शाइनिंग स्टार हैं, एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, खुदावंद ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत दी है, तो हमारे लोग जो ये सोचते रहते हैं कि हम बीइंग क्रिश्चियन, हम बीइंग मेंबर ऑफ मिनॉरिटी या नॉन मुस्लिम होते हुए कभी किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंच सकते, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि ये कलमी है बीइंग अ क्रिश्चियंस, शायद मेरी भी कभी यही सोच थी, और जो आज के लोग सोचते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं तो पाकिस्तान में हमारे लिए मौक़े नहीं हैं, लेकिन ये टोटली गलत है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि आपको कोई आगे आने से रोक सकता है। आप मतलब इस चीज़ को सोचें कि जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं थी तो मैं यही सोचती थी कि हमें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं खुद इस सीट पर आई, जब मेरे अंडर मतलब हायरिंग है, लोगों की रिक्रूटमेंट है, तो मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ तो क्रिश्चियंस लोगों की एप्लीकेशंस इतनी कम होती हैं कि उनकी तो सीट्स ही खाली रह जाती हैं। माइनॉरिटी कोटा जो हमारे जो 17-18 स्केल्स पर है या CSS में रखा गया, उसमें लोग इतने जो वो काबिल नहीं है कि वो आ सकें। इसलिए हमें हुकूमत को तो ब्लेम नहीं देना चाहिए, हमें स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 3 दफ़ा सिलेक्ट हो सकती हूँ तो बाकी जो है वो लोग क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे? मतलब वो भी हो सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। ये थोड़ा, मैंने तो किसी को आज तक 1 रुपया नहीं दिया, खुद ही अपनी मेहनत पर आई हूँ। और इन सीटों पर आपको पता है
पैसा कौन देता है, कोई मतलब लेता भी नहीं है। बिल्कुल। ये तो आपके टोटली पब्लिक सर्विस कमीशन तो एक मुकाबले का इम्तहान है, मुकाबले का। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, और इनके लिए आप अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर, और बाकी सारा खुदा का फ़ज़ल है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो ये स्टूडेंट्स को, अपनी आने वाली नस्लों को, माइनॉरिटी से जो हमारे बच्चे हैं, उनको यही कहूँगी कि आप लोग सिर्फ मेहनत पर फोकस करें, आप किताबों को इन डेप्थ पढ़ें, और देखिए कोई अपने दिल में एम रखें। ये नहीं, मैंने बड़े लोगों से पूछा कि अच्छा मैट्रिक हो जाएगी तो मैं सोचूंगा, अच्छा एफ हो जाएगा तो मैं सोचूंगा। देखिए आपको तो बहुत पहले सोचना है, आपको तो मेरे ख्याल में 2 और 3 क्लास से पेरेंट्स को सोच लेना चाहिए कि मेरा ये बच्चा इस तरह से हो, ताकि अगर वो मेडिकल में जाना चाहता है मेडिकल में जाए, एजुकेशन में जाना चाहता है एजुकेशन में जाए। ये बात बच्चों के जहन से ख़त्म करें। FA BA तक बच्चों को पता ही नहीं मैंने बनना क्या है, तो उनको ये नहीं पता कि मैं अच्छा मैं BA में इतने मार्क्स आएंगे फिर मैं करूँगा, नहीं, उनको एक लाइन पर लाएं। और कभी ना सोचें मैं मिडिल क्लास है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई लोअर क्लास नहीं है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि अब आपने देखा अगर जो हमारे जज बने हैं वो भी तो एक लोअर क्लास फैमिली से थे, जिशान लब्बा साहब, वो देखें वो जज की सीट पर आ गए। अब इससे बड़ी मोटिवेशन हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या होगी। मैं ख़ुद भी लोगों को बताती हूँ, मुझे लोग अक्सर बुलाते हैं मतलब कि आप हमें हमारे बच्चों के लिए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जो है बात करें, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपके अंदर सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटीज़, और आपके अंदर एक पढ़ाई का जज्बा, पैशन होना चाहिए, आप बस, और कुछ भी नहीं है। ये ना डरे कि हम जी मुस्लिम मुल्क में हैं तो ये कुछ भी नहीं है। सब लोग आपको, अब मैं यहाँ पर डेप्टी DO, हम लोग 10 डेप्टी DOs हैं लाहौर में, DOs हैं, CO हैं, मैं अकेली डेप्टी DO, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं कि भाई वो मतलब वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, मतलब कोई मेरे साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और सब लोग कभी इस तरह से फील भी नहीं हुआ कि मैं मतलब इस तरह से आई हूँ। मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 9th-10th में जाने वाले हैं या 9th-10th में हैं, उनको और उनके बच्चों को आप खुसूसी तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह, जिस तरह हमारे प्रोग्राम का नाम है कामयाबी की चाबी, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? पेरेंट्स के लिए तो मेरा ये पैगाम होगा कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको उन लोगों के पास लाएं जो कि इस वक्त कामयाब हैं, उनसे वो मोटिवेशन लें और उनसे वो ऐसी बातें सीखें कि उन्होंने किस तरह से कामयाबी हासिल की है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं तो ये कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक्स पर फोकस करें, अपनी तालीम पर फोकस करें, और एक चीज़ और पर फोकस करें कि हम इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, हमें आगे आने के लिए डबल मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए उनको दिन रात मेहनत करनी है, और अपनी किताबों को जो है वो इस तरह से पढ़ें कि उनको वो जो नॉलेज है वो हमेशा के लिए याद रहे। और इसी तरीके से वो, और दूसरी बात कि वो चर्च के साथ अगर कमिटेड है तो खुदा को ना भूलें, खुदा को अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तभी खुदा उसमें बरकत डालता है। तो पेरेंट्स और उनके बच्चे दोनों अगर मिलकर काम करते हैं, जिस तरह से मेरी मदर को बहुत शौक़ था, उन्होंने मुझे हमेशा पीछे से थपकी दी कि मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी। और एक और बात कि मेरी जो मदर थी, उन्होंने वैसे इनकी ये भी थी कि वो मुझे, मैं जब चाहे 24 घंटे पढ़ी, उन्होंने मुझे कभी कोई नहीं काम कहा था कि ये कर लो या इस तरह से, मतलब वो कहती इसका शौक़ है पढ़ने का तो पढ़े। तो पेरेंट्स पूरा कोऑपरेट करें, बच्चों को पूरा टाइम दें, और अपनी अगर थोड़ी सी उनको कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ी खुशियों की, थोड़ी मतलब शॉपिंग्स की, थोड़ी इवेंट्स की, तो बच्चों के लिए कुर्बानी दें। और बच्चों को चाहिए कि वो उसी तरह से, जिस तरह से पेरेंट्स उनके लिए अगर इतना कुछ कुर्बान कर रहे हैं, तो वो अपने टाइम की कुर्बानी दें, अपनी जवानी की कुर्बानी दें, अपने सोने की कुर्बानी दें, और अपना पूरा फोकस अपनी एजुकेशन पर रखें, तभी वो ज़िंदगी में कामयाब शख्स बन सकते। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपना पैगाम पहुंचाया, और मैं समझता हूं कि जो कोई शख्स भी इस प्रोग्राम को देखेगा और आपके इस पैगाम को सुनेगा, वो ज़रूर ही, अगर तो वो एक दाना शख्स है, तो वो ज़रूर ही आपके इस पैगाम के वसीला से जो है वो बरकत भी पाएगा और अक़ल भी हासिल करेगा, दनाई भी हासिल करेगा। सो नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कामयाबी की चाबी में कि मिस हिना इकबाल ने कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो कामयाबी की चाबी जो उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ रही, उन्होंने ख़ास तौर पर ऐसी शख्सियात जो इस कामयाबी की पोजीशन पर उनको लाने का वसीला बनी, उनका ज़िक्र किया, फिर अपनी मेहनत का ज़िक्र किया, फिर ख़ास तौर पर चीज़ों को सतही तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि गहराई के तौर पर आप जब देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो फिर आपके नताइज कुछ और होते हैं। और फिर आखिर में उन्होंने बयान किया कि ख़ास तौर पर हमारी जो कंपनी है, जो हमारी ख़ास तौर पर रफ़ाकत और शराकत जिन लोगों के साथ होती है, वैसे ही हम भी बन जाते हैं। सो ज़रूर आप भी इन बातों पर अमल करें और आगे बढ़ें, तरक्की करें
और मसीह के बदन में तरक्की के साथ साथ अपने ख़ानदान के लिए भी बरकत का बायस हों। देखते रहें कामयाबी की चाबी, और जॉन टीवी को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ऐसे प्रोग्राम्स पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।